माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे सेट 3 FH 2022 का। फटाफट लाइक और शेयर कर दो, धमाकेदार क्लास होने वाली है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं बवाल होगा रेहाना जी, आपके सामने क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर या फिर 8 नंबर दे के जाएगा। रैखिक प्रोग्रामन का सवाल है, हर साल आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देखना है पूरे प्रश्न में न्यूनतम या फिर अधिकतम लिखा हुआ मिलेगा। मैंने देखा यहाँ पर अधिकतम लिखा हुआ दिख रहा है। फटाफट अधिकतम जेड सबसे पहले लिखूंगा। आपको जब सवाल मिलता है रैखिक प्रोग्रामन का तो एक बात ध्यान रखना है, पूरे प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको ये अधिकतम या फिर न्यूनतम लिखा हुआ मिलेगा। तो कहानी भाई साहब यहीं से स्टार्ट होती है, अधिकतम जेड। पहले ये बताओ आप सभी स्टूडेंट कि कितनी सर्दी पड़ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दो। आपके यहाँ कितनी सर्दी पड़ रही है? मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। देख रहे गुरु कप रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ा देते हैं। 4x और प्लस का y, ठीक है भाई। अब इसके बाद अवरोध देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अवरोध हैं। 4 अवरोध हैं, लिखो। अवरोध या फिर व्यवरोध एक ही बात है भाई, ये तो आप जानते हो। लिखो पहला, x प्लस का y लेस देन इक्वल 50, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में बोला गया है 3x प्लस y, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लेस देन इक्वल 90। तीसरा अवरोध x ग्रेटर देन इक्वल 0। चौथा अवरोध है y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है भाई। अब इसके बाद आप जानते हो, मेरे को एक रूल पता है, अंताखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण। आपको ये 2 व्यवरोध छोड़ देना है। इन दोनों के अलावा जो भी अवरोध हैं उनका आपको ये अंताखंड बनाना है, ठीक है भाई। और अंताखंड से आपको क्या मिलेगा, x के नीचे जो भी है x एच पे बिंदु मिलेगा, y के अपान जो भी है y एच पे बिंदु मिलेगा। तो 2 बिंदु से एक रेखा खींची जाती है। इन 2 अवरोध को इसलिए आपको छोड़ना है क्योंकि ये दोनों अवरोध बताते हैं कि डायग्राम जो है प्रथम चतुर्थांश में छायांकित होता है। तो इसीलिए इन 2 अवरोध को छोड़ के बाकी जो भी अवरोध है यहाँ से आपको बिंदु निकालना है। फटाफट निकाल दो। आप जानते हो मेरे को बराबर कितना चाहिए, 1 चाहिए, 1। तो 50 जो है x के नीचे लिखोगे तो आपको बिंदु पता चल जाएगा x अक्ष पर। तो मैंने लिख लिया a,0 यहाँ पे है, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 50,0 मिल जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे और करके लिखेंगे और इसके बाद y के नीचे ये 50 लिखेंगे क्योंकि बराबर 1 चाहिए। तो यहाँ पे 1 कैसे मिलेगा, 50 जो है x के नीचे और y के नीचे लिखना पड़ेगा। तो y के नीचे अगर आपने 50 लिखा तो आपको पता है y के नीचे जो भी है y एच पर बिंदु मिलेगा। तो कैसे लिखते हो, 0,50, ये तो आप जानते हो, ठीक है भाई। अब यहाँ से मेरे को बिंदु निकाल के लिखना है। लिखो सारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 90 है, बराबर क्या चाहिए, 1 चाहिए है। तो 90 जो है 3x के नीचे लिखेंगे। काट दो, 3 तिरका 9, तो x के नीचे कितना मिला, 30 मिला। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 30,0, ठीक है भाई। अब यही 90 जो है y के नीचे लिखूंगा तो कितना मिल जाएगा, 0,90। ओके, तो मेरे को बिंदु मिल चुके हैं। अब डायग्राम बनेगा। सारे स्टूडेंट क्या करें, इतना लिख लें भाई, इन 2 बिंदु से एक रेखा खींचेंगे और इन 2 बिंदु से एक रेखा खींचेंगे
और x ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो x बराबर 0 आपको मिलेगा बाई एच पे, y ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो y बराबर 0 मिलेगा आपको x एच पे। तो 4 अवरोध आपको दिखाना पड़ेंगे डायग्राम में। फटाफट यहाँ पे देखो डायग्राम बना रहा हूँ, सारे स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम देखें। ओके भाई, अब आप जानते हो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स एच, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स डैश, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई एच, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई डैश। ये मेरा क्या है, मूल बिंदु। गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गाड़ी बीच से स्टार्ट करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको बिंदु में देखना है x और y का मान, सबसे बड़ा देखना है। इसलिए देखना है क्योंकि मेरे को यहाँ पे अंतराल लेना पड़ेंगे, x अक्ष पे कितना अंतराल रहेगा और y अक्ष पे कितना अंतराल रहेगा। तो बिंदु से आपको देखना है x और y का मान सबसे बड़ा। तो x का मान यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 30 है, y का मान यहाँ पे 50 है और y का मान 90 है। तो सबसे बड़ा 90 दिख रहा है y का मान। तो अगर हमने 1 से अंतराल लिया तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा 90। अगर आपने 10 से अंतराल लिया तो 9 लाइनें आपको y अक्ष पे और 9 लाइनें आपको x अक्ष पे काउंट करना है। ग्राफ कॉपी पे ही आपको बनाना है डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम ग्राफ कॉपी पे बनाना है। पेपर में अगर प्रश्न आया तो आपको एक पन्ना मिलेगा ग्राफ कॉपी का, ठीक है भाई। ये जो लिखना है वो तो आपको सादा सादा लिखना है, लेकिन ये डायग्राम आपको ग्राफ कॉपी पर ही बनाना है। जब पेपर देने जाओगे तो कॉपी में एक पन्ना आपको मिलेगा, अगर ना मिले तो टीचर से मांग लेना। जिस टीचर की ड्यूटी लगेगी ना उसी से मांगना है कि सर एक पन्ना दे दो मेरे को ग्राफ कॉपी का, वो दे देगा और ये डायग्राम ग्राफ पे बनाना है, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे 9 लाइनें काउंट करना है। तो 50,0 कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पे। यहाँ पे धनात्मक है ना, तो धनात्मक एक्स अक्ष पे आपको 50 काउंट करना है। तो 50,0 एक बिंदु मिलेगा। तो 10 से अंतराल लिया तो 5 लाइनें आपको काउंट करना पड़ेंगी, 1 2 3 4 1 5, ठीक है भाई। आपने 5 लाइनें काउंट कर लें तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 50,0, ठीक है। 1 2 3 4 5, ओके भाई। दूसरा बिंदु है 0,50, तो 5 लाइनें आपको वाई अक्ष पे काउंट करना है, 1 2 3 4 5, तो 0,50 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है भाई। अब आप जानते हो एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, और 2 बिंदु से एक रेखा खींची जाती है। तो फटाफट जो है 2 बिंदु से एक रेखा खींचेंगे। सारे स्टूडेंट क्या करें, रेखा खींच लें। 2 बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, इसको 1 नंबर डाल दें, ठीक है। अब आपको लेना है ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, क्योंकि इन 2 बिंदु से एक रेखा मैंने खींच ली है। अब इन 2 बिंदु से दूसरी रेखा खींचेंगे। तो 30,0 है, एक्स अक्ष पे मिलेगा 30,0, 1 2 3 लाइनें आपको काउंट करना है। तो ये मेरा बिंदु मिल रहा है 30,0, ठीक है। फिर बोला है 0,90, तो 9 लाइनें आपको वाई अक्ष पे काउंट करना है। तो थोड़ी सी लाइन मैं बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए है 0,90। तो देखो भाई 0,90 कैसे, वाई अक्ष पे लेना है। फटाफट सारे स्टूडेंट इसको देखें। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 6 7 8 9, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। ये वाला जो है थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है भाई। 0,90 यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप जानते हो मेरे को एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है, दूसरा बिंदु ये दिखाई दे रहा है। 2 बिंदु से एक रेखा खींचेंगे, इस तरीके से आप रेखा खींच लो, ठीक है। अब इसके बाद में आपको नंबर भी डालना है, क्यों,
नंबर इसलिए डालता हूं क्योंकि मेरे को तीर लगाना है। ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाए जाते हैं, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं। तो दो अवरोध मैंने यहाँ पे दिखा दिए। अब ये तीसरा अवरोध है x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो आप जानते हो x बराबर अगर मैं 0 लिखूं तो ये कहाँ पे मिलेगा, बाई एच पे मिलेगा। तो नंबर आपको 3 डालना है यहाँ पे। आप जानते हो मेरे पास 4 अवरोध है, तो 2 अवरोध मैंने यहाँ पे दिखा दिए। तीसरा अवरोध ये है, यहाँ पे मिलेगा। y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो आप जानते हो y बराबर अगर 0 लिखूंगा तो ये कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पर ये वाला अवरोध मिलेगा। तो इसको नंबर 4 डाल दो। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये देखना है कि पहला जो अवरोध है उसके तीर कैसे लगाना है। इन 2 बिंदु से एक रेखा खींची थी, तो ये 2 बिंदु यहां से निकाले थे। तो यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल दिख रहा है, दिख रहा है लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल पे आपको अंदर तीर लगाना है। तो फटाफट जो है पहले अवरोध के अंदर तीर लगा लो इस तरीके से। लेस देन इक्वल पे आपको अंदर तीर लगाना है। अब अंदर तीर का मतलब जानते हो, मूल बिंदु की तरफ इन तीर की आपको दिशा देनी है। मूल बिंदु की तरफ तीर की दिशा देनी है तो बोलते हैं अंदर की ओर तीर। अब दूसरा जो अवरोध है इन 2 बिंदुओं से आपने खींचा था। अब ये 2 बिंदु किसके थे, इसके थे। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये देखो भाई क्या दिखा, लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल पे आपको अंदर तीर लगाना है। तो दूसरे अवरोध के अंदर ही आपको तीर लगाना है फटाफट इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको तीर लगाना है। फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, यहां तक नोट करें। नोट करने के बाद में अब इसको आपको समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो इसके तीर फिक्स होते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर फिक्स होते हैं, क्योंकि x का मान 0 या 0 से बड़ा आपको लेना है। किस तरफ लेना है, तो यही तो नंबर 3 है, इस तरफ आपको लेना है। और ये ध्यान रखना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, केवल उसी के लिए ट्रिक होती है जिसका अंतःखंड बनता है। तो इन दोनों का अंतःखंड बना था जिससे मैंने 2 बिंदु निकाले थे। तो इसी के लिए ट्रिक है कि लेस देन इक्वल पे आपको अंदर तीर लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल पे आपको बाहर तीर लगाना है। इसके लिए ट्रिक नहीं है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि x का मान आपको किस तरफ लेना है। जिस तरफ लेना है उसी की तरफ आपको तीर लगाना है। तो x का मान मेरे को लेना है 0 या 0 से बड़ा, तो धनात्मक x अक्ष की तरफ लेना है। तो मैंने तीर धनात्मक x अक्ष की तरफ लगा दिए। अब y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मान, y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है। ठीक है भाई, तो ऊपर आपको लगाना है तीर, क्योंकि y का मान आपको धनात्मक y अक्ष की तरफ लेना है। तो नंबर 4 है ये, इसके तीर आपको ऐसे लगाना है। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। अब चारों के चारों मैंने यहाँ पे अवरोध दिखा दिए हैं। अब देखो छायांकित कहाँ होगा भाई, जहाँ पे चारों के चारों आपके दिख रहे हैं अवरोध के तीर इकट्ठा, जहाँ पे दिख रहे हैं समझो वहीं पे छायांकित होगा। तो मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे देखो चारों के चारों अवरोध के तीर यहीं पे दिखाई दे रहे हैं, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा भाई। आराम से यहाँ पे मैं छायांकित कर रहा हूँ। और ये मेरा सुसंगत क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, ये जो मेरा सुसंगत क्षेत्र दिख रहा है ये क्या, परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब होता है बाउंडेड। तो फटाफट मैं क्या करूँगा, इस वाले को यहाँ पे लिखता हूँ, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। सुसंगत क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब जानते हो, बाउंडेड। ओके भाई, यहां तक क्लियर है, फटाफट बताओ। अब मैंने आपसे कहा है मेरे पास छायांकित के आसपास बिंदु देखना है। छायांकित के आसपास देखो बिंदु, एक बिंदु ये वाला है, इसको लेना नहीं है। छायांकित के आसपास आपको बिंदु देखना है, मूल बिंदु कभी नहीं लिया जाता है। इसके अलावा एक बिंदु मेरे को ये दिखाई दे रहा है, दूसरा बिंदु ये दिखाई दे रहा है, तीसरा बिंदु आपको ये दिखाई दे रहा है। तो हर एक बिंदु पर आपको जेड का मान निकालना है।
और यहाँ पे क्या लिखा है, अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है जिस बिंदु से जेड का मान सबसे ज्यादा मिलेगा वही मेरा अधिकतम जेड का मान हो जाएगा। तो ये बिंदु पता है, ये बिंदु पता है, ये बिंदु नहीं पता है, ये निकालोगे। ये किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, नंबर 1 और नंबर 2 रेखा का है। तो नंबर 1 और नंबर 2 को हल करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। तो फटाफट यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूं समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 से फटाफट लिखो। आपने कहा जी सर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं समीकरण 1/2 से। ओके भाई, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 50, फिर यहाँ पे कितना है 3x प्लस का y बराबर 90, यही है ना। समीकरण 1 डालो, समीकरण 2 डालो, आराम से फटाफट क्या करो, घटा दो, y से y कट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2x मिला, बराबर में घटाओगे तो माइनस का 40 मिला, x बराबर 2 दूनी 4। ये माइनस से माइनस कट गया ना, 2 से 40 काटोगे तो x का मान कितना मिलेगा, 20 मिलेगा भाई। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख दो तो y का मान मिल जाएगा। तो मैंने कहा 20 यहाँ पे डालोगे तो डायरेक्ट आप क्या करो, 50 में से 20 घटा दो तो 30 मिल जाएगा मेरे को y का मान। तो यहाँ पे लिखूंगा 20, 30। अब आप जानते हो मेरे को यहां से z का मान निकालना है, मेरे को यहां से z का मान निकालना है, और मेरे को यहां से z का मान निकालना है। हर बिंदु से z का मान निकालो, जिस बिंदु से सबसे बड़ा z का मान निकलेगा वही मेरा अधिकतम z हो जाएगा। तो मैंने कहा इस बिंदु से z का मान निकालते हैं। 30, 0 यहाँ पे रखूं, x का मान 30 है, y का मान 0 है। 30 यहाँ पे रखूंगा, 4 3 12 और ये 0 बना देगा दूसरा पद। तो 4 3 12 का मतलब 120। समझ में आ रहा है भाई? अगर x का मान मैं यहाँ पे रखता हूं 30, तो 4 3 12 120 और प्लस 0, तो 120 यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे ये बिंदु है, x का मान 0 है, y का मान 50 है। ये वाला x का मान 0 यहाँ पे रखो, ये खत्म हो जाएगा। ये y का मान 50 यहाँ पे रखोगे तो z का मान 50 आएगा। यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद इस बिंदु से z का मान निकालेंगे। x का मान 20 है, y का मान 30 है। x का मान 20 यहाँ पे रखो तो 4 दूनी 8, 80 बना देगा, और 30 यहाँ से ले लो। 80 और 30 बता दो फटाफट, 80 और 30 बताओ 110। तो यहाँ पे मैं 110 लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है? x का मान मैंने 20 यहाँ पे रख दिया, 4 दूनी 8 मतलब 80, और y का मान 30 रखो। तो 80 और 30 आप जानते हो 110। सबसे बड़ा z का मान देखो, तो ये सबसे बड़ा z का मान आया है। किस बिंदु से आया है, पहले बिंदु लिख लो, उसके बाद अधिकतम z का मान लिखेंगे। यहाँ पे देखो फटाफट, अधिकतम बिंदु तीस, 0, ठीक है भाई। तो अधिकतम z बराबर यहां पे लिख दो 120 उत्तर आया है। तो इसी मेथड से आपको लगाना है सवाल, ठीक है। पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। राधे राधे कभी आरजू जी। अगला सवाल देखो भाई, यहाँ पे क्या बोला है, अंतराल दिया गया है, किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो आप जानते हो भाई साहब कि ये जो सवाल है उच्चिष्ट और निम्निष्ट का है, तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कहीं वन अंतराल दिख जाए तो सवाल में एक बार आपको अवकलन करना है, ठीक है। x के मान वहां से मिल जाएंगे और 2 मान यहां से मिल जाएंगे, तो कुल x के मान लिखेंगे और हर x के मान पर आपको फलन का मान निकालना है। पूछा गया है उच्चतम मान आपको बताना है, तो सवाल आपको लगाना है, x के मान निकालना है, x के हर एक मान पर फलन का मान निकालना है। जो सबसे बड़ा मान दे दे वही आपको लिखना है, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करोगे, माना y बराबर, सारे स्टूडेंट यहाँ पे लिखे, माना y बराबर कितना है मेरा sin 2x, मैंने लिखा। अब इसके बाद करोगे क्या, एक बार अवकलन कर दो, dy/dx के बराबर cos 2x, ठीक है। अब यहाँ से
2 मिल जाएगा जब दोबारा अवकलन करोगे। अब यहाँ से x के मान निकाल लो, जो भी x के मान निकले पहले फटाफट निकालो। तो लिखना पड़ेगा y के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए dy अपॉन dx के बराबर 0 करो। ठीक है भाई, तो dy अपॉन dx का मान कितना है 2 cos 2x बराबर 0। 2 का भाग लगा दो, तो बराबर में कितना मिलेगा मेरे को 0 मिलेगा। cos 2x बराबर 0 आ गया। रोहित भाई अब यहाँ से निकालेंगे x के मान। ये ध्यान रखना है, जो भी x के मान निकालना है तो 0 और 2 पाई के बीच में आपको निकालना है। तो आप जानते हो ये 0 जो है x के किस किस मान पर बताएगा 0। तो cos का अगर डायग्राम आता है तो फटाफट आप x के मान बता सकते हो। तो आप जानते हो 0 यहाँ पे मिलता है, तो इसी लाइन पर आपको x के मान बताना है। तो आप जानते हो यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो π/2 देता है। भाई अगर आप 180 लेते हो, इसका आधा कितना होगा 90, तो यही आधा आपको मिल जाएगा। पूरा तो 180 होता है, तो ये वाला जो हिस्सा है 90। अब यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी बताना है। अभी आपने यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी बता दी 90। अब मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी आपको बताना है। कुछ नहीं करना है आपको, ये नीचे वाली जो पाई दिख रही है, पाई का मतलब 180, ये आपको π/2 में जोड़ना है। तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो π/2 में पाई प्लस करो तो 3π/2 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप 3π/2 में पाई प्लस करोगे तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी, तो 5π/2। फिर ऐसे ही आप इस वाले में पाई प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी मूल बिंदु से दूरी यहाँ से यहाँ तक, पाई प्लस करोगे 7π/2। तो ऐसे आगे मिलते रहेंगे x के मान, और हर एक x के मान पर जो मैंने लिखे हैं cos बताएगा 0, क्योंकि जस्ट सामने ही देखना है। ओके, तो मैंने आपसे कहा है कि अगर मैं आपसे कहूं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, आप बताओगे 0 होती है। फिर कामा करके लिखो cos 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, आप बताओगे सर 0 होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कामा करके cos 5π/2 की वैल्यू क्या होती है, आप बताओगे 0 होती है। cos 7π/2 की वैल्यू क्या होती है, आप बताओगे सर 0 होती है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पर x के मान कौन से छोड़ना है कौन से लेना है। अंतराल के बीच में जो x का मान मिलेगा वही आपको लेना है, बाकी सबको छोड़ना है। तो दोनों तरफ से पहले क्या करो, cos हटा दो। ठीक है, दोनों तरफ से cos हटा दो। यहाँ से π/2, यहाँ से 3π/2। ठीक है, यहाँ से कितना मिल जाएगा 5π/2, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 7π/2 और डॉट डॉट डॉट। अब क्या करो, यहाँ से x का मान निकाल लो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा π/4। 2 का भाग लगा दो। सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखें, तो x बराबर आपको π/4 दे देगा यहाँ से। फिर ये 2 इसमें भाग लगा दो 3π/2 में, तो 3π/4 मिल जाएगा। फिर आगे इसमें लगाओगे भाग 2 का, तो 5π/4 दे देगा। फिर आगे 7π/4 दे देगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, 2 का भाग लगा दो। सर ग्रुप में जोड़ लीजिए, रोहित कुमार जोड़ लेंगे ग्रुप में। पहले ये समझो मैंने क्या किया, 2 का भाग इसमें सभी में लगा दिया। नीचे तो आपको 4 ही मिलेगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि π/4 इस अंतराल के बीच में मिलेगा, तो इसको लेना है x का मान। 3π/4 ये मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, क्योंकि 3π/4 का मतलब 135 अंश होता है, तो 135 अंश इसमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा अंतराल दे रखा है 0 से 2π का मतलब क्या होता है, 18 दूनी 36, 360 अंश। ठीक है, तो 0 और 360 के बीच में जो यहाँ पे
मिलेगा x का मान वही लेना है, और इस अंतराल से अगर बाहर निकल जाए तो उसको नहीं लेना है। तो मैंने कहा 45 इसके बीच में, ये 135 है, क्योंकि π/4 का मतलब जानते हो इतना होता है 45। अगर 45 का 3 में गुणा करेंगे 135 अंश आएगा, 135 अंश अंतराल के बीच में मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं, π/4 का मतलब क्या होता है 45, 5 का गुणा कर दो। जैसे ही 5 का गुणा कर रहे हैं, 55 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, ठीक है भाई, 225 अंश इसके बीच में मिलेगा। तो इसको भी आपको लेना है। यहाँ पे आते हैं तो इसका मतलब 45 होता है, इसमें क्या है 7 का गुणा, 7 का गुणा करके देख लो, 7 पना 35 फिर 5, 7 चौक 28, 28 3 315, तो 315 मिल जाएगा ना। आगे अगर आप लेना चाहो तो 9 मिलेगा, क्योंकि 3 2 5 5 2 7 7 2 9, मतलब अगर लिखना चाहते हो तो 9π/4 मिल जाएगा। कामा करके ले लो। अब ये वाला जो है मिलेगा या नहीं मिलेगा कैसे पता करोगे, क्योंकि 9 का गुणा लगा दो 45 में, π/4 का मतलब 45, 9 का गुणा लगा दो तो 9π/4 का मान डिग्री में पता चल जाएगा। तो 9 पना 45, 4 हासिल मिल गए, 9 चौक 36, 36 जो है इसमें प्लस कर दो, कितना हो गया भाई, इतना हो गया 405, इससे बाहर निकल गया। तो केवल और केवल आपको x का मान 7π/4 तक रखना है, बाकी आगे काट दो। इसके आगे 11π/4 मिलेगा। जब 9π/4 को छोड़ना है, इसके बाद में जो भी x के मान मिलेंगे उन सभी को छोड़ दो, ठीक है। आपको π/4 से 7π/4 तक लेना है x के मान, ओके। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, x के कुल मान, x के कुल मान फटाफट जो है लिखो। यहाँ से देखो 0 मिल जाएगा, फिर π/4, यहाँ पे क्या 3π/4, फिर यहाँ पे कितना है 5π/4, यहाँ पे कितना है मेरा 7π/4, ओके भाई। 7π/4 का मतलब मैंने यहाँ पे बता ही दिया आपको। अब इसके बाद में ये 360 का मतलब 2π, तो x के मान इतने मिल गए। अब हर एक मान पर फलन का मान आपको निकालना है, और जिस मान पर फलन का मान अधिकतम निकलेगा वही आपको लिखना है, ठीक है भाई। सर जी केमिस्ट्री का आंसर कौन सा अच्छा है, ले लो HM का ही ले लो, केमिस्ट्री फिजिक्स जो है HM का ही ले लो आंसर, ठीक है भाई। तो देखो भाई साहब, अगर मैं fx ले रहा हूं sin 2x को, चाहे y के बराबर लिखो चाहे fx के बराबर लिखो, ठीक है। पहले आपको f0 का मान निकालना है, ये 0 यहाँ पे रख दो, तो sin 2 इंटू में 0, तो कितना आएगा sin 0, sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में π/4 रख दो, तो आपने कहा जी सर रख रहा हूं, x के स्थान पे रख दो π/4, ठीक है। fx के बराबर sin 2x है, x के स्थान पे π/4 रखो, काट दो, 2 से 4 काटोगे तो नीचे इतना आएगा, sin 90 का मान बंद, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, 3π/4 ले लो, आपने कहा जी सर मैं ले रहा हूं, रखो भाई साहब 2 इंटू 3π/4, काट दो, नीचे वाला 4 काटो 2 से, तो इतना मिलेगा। ये बताओ 3π/2 पता है इसका मान, नहीं पता तो साइन का ग्राफ देख लो। साइन का ग्राफ आपको सेंटर से खींचना है। अब मेरे को पता है यहाँ पर क्या देता है, पाई देता है, ठीक है भाई, और यहाँ पे कितना देता है π/2, क्योंकि 0 से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी पाई, तो इसका आधा 90। अब कुछ नहीं करना है, अगर ये पता करना है तो इसमें पाई प्लस कर दो भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना है तो इसमें पाई प्लस कर दो 3π/2। फिर आपको ये कोण पता करना है, ये वाला पता करना है, तो मैंने क्या बोला है पाई प्लस कर दो, तो इसमें पाई प्लस कर दो 5π/2, ठीक है। अब आराम से बता सकते हो आगे भी, यहाँ पे कोण बताना है, इसमें पाई प्लस कर दो 7π/2,
यहाँ पे अगर कोण बताना है पाई, इसमें प्लस कर दो 9π/2, तो इसके जस्ट सामने प्लस 1 देता है साइन एक्स का अधिकतम मान, और यहाँ पे मिलेगा -1 और बीच में 0। अब आराम से बता दो साइन 3π/2 का मान, ये रहा -1, तो -1 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, ये वाला रखना है 5π/4। चलिए आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो यह 5π/4 कहाँ रखोगे, एफ एक्स के बराबर मेरे पास है साइन 2x, x के स्थान पे रख दो, तो साइन 5π/4। ठीक है, और इसी में 2 का इंटू कर दो, क्योंकि मेरे पास 2x है। ओके भाई, अब काट दो, ये 2 जो है 4 से घटेगा नीचे, इतना आएगा। इसका मान बता दो, 5π/2 कहाँ मिला, ये मिला। कितना देगा, जस्ट सामने +1 देगा, तो यहाँ पे लिख लो फटाफट। अब इसके बाद में x का मान देखो कितना है मेरा, 7π/4, तो फटाफट यहाँ पे लिखेंगे या 7π/4 साइन, यहाँ पे 2 है, फिर x है, x के स्थान पे 7π/4 रख दो, काट दो 2 से 4, तो नीचे तो 2 आएगा ना, तो 7π/2। बताओ साइन 7π/2 का मान, ये पता हो आपको साइन x का डायग्राम, तो डायरेक्ट आप मान बता सकते हो, साइन 3π/2, साइन 5π/2, साइन 7π/2। तो यहाँ पे देखो 7π/2 का मान -1 है, तो आगे बढ़ता हूँ, -1 लिख दो। अब इसके बाद x का मान देखो कितना बताया, 2π, निकालो भाई, f 2π, तो साइन 2 इंटू में x का मान कितना है, 2π, तो कितना मिल जाएगा, 4π। साइन 4π का मान बताओ फटाफट। तो मैंने कहा है अगर यहाँ पे पाई है यहाँ से यहाँ तक, तो एक पाई प्लस करो इसमें, तो 2π। 2π में पाई प्लस करो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिल जाएगी, 3π। पाई ही प्लस करो, चाहे ऊपर वाला एंगल हो, चाहे नीचे वाला हो, चाहे बीचा बीच में, पाई प्लस करो, आगे का कोण पता चल जाता है। तो पाई में पाई प्लस करो 2π, फिर 2π में पाई प्लस करो 3π, तो यहाँ पे मिलेगा 4π। यही आपको चाहिए साइन 4π का मान। जस्ट सामने देखो, इस वाले x के मान पर जस्ट सामने देखो कितना है, 0 है, तो इसका मान कितना आएगा भाई साहब, 0 आएगा। अब सबसे बड़ा मान देखो, फलन का सबसे बड़ा, तो आप जानते हो 1 बता रहा है, 1 बता रहा है सबसे बड़ा, क्योंकि -1 है, 0 है, सबसे बड़ा 1 बता रहा है। तो फटाफट आप ये बताओ x के किस किस मान पर मेरे को फलन ने दिया है 1। इसको मैं हटा देता हूं। तो मेरे को बताया गया है भाई साहब π/4 पर 1 बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। π/4 पर 1 बता रहा और 5π/4 पर 1 बता रहा है। यही आपको लिखना है। अधिकतम मान बराबर 1। अब x बराबर बताओ। तो उसने बोला है पहले आपने π/4 रखा था तो फलन का मान 1 मिला। ठीक है भाई, ध्यान रखो क्योंकि यही आपको लिखना है, x बराबर π/4। फिर कितना बताया उसने, यहाँ पे देखो 1 जो है 5π/4 ने बताया और किसी ने बताया और किसी ने नहीं बताया। मतलब x के 2 मान ऐसे हैं जिस पर फलन ने 1 बताया अधिकतम मान। तो यहीं पर आपको देखना है π/4 5π/4। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हुआ। इस तरीके से सवाल को आपको लगाना है। ओके भाई, आ गया समझ में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नोट करो फटाफट। सारे के सारे स्टूडेंट नोट कर लें। आ गया समझ में? फोकस करो, एग्जाम नजदीक है। ये बताओ साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ आता है? जल्दी बताओ, नहीं तो अलग से बनवा दूं, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैंने मान
रखे हैं डायरेक्ट, तो ग्राफ से रखे हैं, नहीं तो आपको चतुर्थांश का यूज करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, साइन 180 अंश प्लस थीटा करना पड़ेगा, साइन 180 अंश माइनस थीटा करना पड़ेगा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। चतुर्थांश का यूज ना करो। अगर आपको साइन और कॉस का ग्राफ आता है तो डायरेक्ट आप मान बता सकते हो। रेहाना जी कोई दिक्कत नहीं है, अंसाल कोई सा खरीद लो, जो भी प्रैक्टिस सेट है वो सेम है 2023 2022 के, कोई सा अंसाल्ट खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताओ, ग्राफ बता दूं? SSR अगर ग्राफ आपको आता है तो ये डायरेक्ट मान रख सकते हो, जैसे साइन 3π/2 का मान हो गया, और ये साइन 5π/2 का मान हो गया, और ये साइन 7π/2 का मान हो गया। ये डायरेक्ट भी आप, यस सर समझ गए, रेहाना जी ने कहा है बता दो। देखो सबसे पहले मैं आपको नोट में लिखा रहा हूं, y बराबर साइन x का ग्राफ, ठीक है भाई, साइन x का ग्राफ। तो फटाफट यहां पे देख लो, हमने क्या बताया, सेंटर से आपको ध्यान रखना है, सेंटर से, ओके भाई। तो यहां पर आपको अधिकतम मान +1 और यहां पे न्यूनतम मान -1 लिखना है, और यहां पे 0, क्योंकि साइन हो चाहे कोस हो, अधिकतम मान 1 देता है, न्यूनतम मान -1 देता है। अब सेंटर से, मूल बिंदु से यहां तक की दूरी पाई, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, ये कितना देता है, 180 अंश। देख लो भाई, ये 180 अंश आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है भाई, आपने ये पढ़ा है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है 180 यहाँ से यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना है, अगर ये वाला कोण बताना है, ये वाला बताना है, पाई प्लस करते रहो। अगर पाई इसमें प्लस कर रहे हैं तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी 2π मिलेगी। फिर मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी अगर बताना है तो कुछ नहीं करना, पाई प्लस करो 2π में 3π, फिर 3π में अगर पाई प्लस कर रहे हैं तो आगे का कोण मिलेगा, फिर प्लस कर दो पाई 4π में, तो 5π अपान में 2 नहीं अभी लिखना, अभी केवल पाई 2π साइन 3π साइन 4π साइन 5π का मान आपको बताना है, ठीक है भाई। यहाँ पर कोण बताना है, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे बताना है। पहले ये देख लो, साइन पाई साइन 2π साइन 3π साइन 4π का मान कितना होगा, तो मैंने आपसे कहा है 0 होगा। देखो यहाँ पे नंबर 1, अगर कोई आपसे कह दे कि साइन 0 का मान बता दो, साइन पाई का मान बता दो, साइन 2π का मान बता दो, साइन 3π का मान बता दो, ठीक है, आगे आप डॉट 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 कितने का मान पूछे, 0, जस्ट सामने देखो, साइन 0 का मान 0 होता, साइन पाई का मान जस्ट सामने देखो 0, साइन 2π का मान जस्ट सामने देखो 0, साइन 3π का मान जस्ट सामने 0, साइन 4π का मान जस्ट सामने 0, साइन 5π का मान जस्ट सामने 0। सामने देखो कितना है, x के हर एक मान पर 0 बता रहा है, तो पहला आपने समझ लिया। चाहे आपसे ये कह दे कि साइन 100π का मान, फिर भी 0, समझ में आ रहा, साइन 112π का मान बता दे 0, चाहे आपसे साइन 1,00,000π का मान पूछे 0, साइन 5,00,000π का मान पूछ दे तो भी 0 आपको बताना है, समझ में आ रहा है। चाहे जितना पूछे आपको 0 बताना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कितना कोण मिलेगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे बता दो, तो आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, पाई, तो आधा आपको बताना है, आधा 90 होता है, आधा मतलब 0 180 के बीच में 90 डिग्री का कोण मिलेगा, ठीक है, ये पता चल गया। अब यहाँ पे आपको बताना है, कुछ नहीं करना है, इसमें पाई प्लस कर दो, π/2 में पाई प्लस कर दो 3π/2, फिर इसमें पाई प्लस कर दो तो यहाँ पे पहुँच गए, पाई प्लस करो 5π/2, फिर इसमें पाई प्लस करो यहाँ पे पहुँच गए,
7 पाई अपॉन 2। फिर इसमें पाई प्लस करो, यहाँ पर पहुँच गए 9 पाई अपॉन 2। फिर इसमें पाई प्लस करो, यहाँ पे पहुँच गए। तो कुछ नहीं करना है। अगर आपने साइन 90 का मान बताया तो आप जानते हो पहले से साइन 90 का मान 1, लेकिन जस्ट सामने देखो, इस मान के सामने देखो ये +1 है, लिख दो। अगर मैं आपसे कहूं अगर साइन 90 का मान 1 है तो साइन 5 पाई अपॉन 2 का मान भी 1 होता है। अंतर बताओ कितने का है, कोण में अंतर बताओ कितने का है। 4 का अंतर है, क्योंकि 1 में 4 जोड़ो 5, 5 में 4 जोड़ो 9। तो फटाफट यहाँ पे लिख रहा हूं, 1 में 4 जोड़ोगे 5, 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा आपको। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे 9 पाई अपॉन 2 लिख दो। फिर ऐसे ही आपको 4 4 जोड़ना है और बताना है 1। 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है भाई। अब नीचे देखो, नीचे भी 4 का अंतर है, तो नंबर 3 पर आते हैं। अगर आपसे ये पूछ दे साइन 3 पाई बाय 2 का मान, जस्ट सामने बताओ। साइन 3 पाई बाय 2 का मान अगर कोई पूछ दे, जस्ट सामने बताओ, -1। तो 4 का अंतर है तो सबका मान -1 आएगा। 3 में 4 जोड़ो 7 मिला, ओके। फिर 4 जोड़ो 7 में 11 पाई अपॉन 2, फिर डॉट 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 लिख दो -1। इस तरीके से आप डायरेक्ट बता सकते हो। कपिल मौर्य कह रहे हैं सर कॉस का ग्राफ बता दो। समझ में आ रहा है? अगर ये ग्राफ आता है तो डायरेक्ट मान बता सकते हो, फिर चतुर्थांश का यूज नहीं करना पड़ता है। नहीं तो जिंदगी भर रटते रहोगे, झोला टांगे घूमते रहोगे, मैं पढ़ता हूं मैं पढ़ता हूं। ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए मेरे को जिसमें टाइम लगता हो। मेरे को ऐसी पढ़ाई चाहिए जिसमें टाइम ना लगे, कम समय में ज्यादा नंबर आए। वो पढ़ाई अच्छी लगती है मेरे को। वो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है कि समय ज्यादा लगता है, नंबर आते हैं कम। लाइक कर दो भाई। मेरे को वो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है जिसमें टाइम अधिक लगे और नंबर कम आए। मेरे को कौन सी पढ़ाई अच्छी लगती है? कम समय में ज्यादा नंबर आए, 6 गेंदों पर 36 रन लगते हों। समझ आ रहा है? लास्ट टाइम पे क्रिकेट में क्या होता है कि भाई साहब 6 गेंदों पर 28 रन चाहिए, मजा तो तब आता है? तो ऐसे ही यहां पे है, कम समय में ज्यादा नंबर। देखो भाई, अब मैं कॉस का डायग्राम बताता हूं आपको, सीख लो भाई कॉस का डायग्राम। नंबर 1 इसे डाल दो, नंबर 2 इसे डाल दो फटाफट। y बराबर कॉस x का ग्राफ। ये आपको कोई नहीं बताएगा भाई। जहां जहां आप पढ़ रहे हो, जहां जहां आप पढ़ रहे हो, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ऑफलाइन कोचिंग अगर जाते हो तो वहां पर ये टीचर नहीं बताएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखो, अगर मैं आपसे कहूं ऐसे ही आपको कॉस वाले जितने मान हैं सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। मैं डायरेक्ट बताता हूं। देखो भाई, कॉस का डायग्राम यहां से बनेगा भाई, ऐसे करके ऐसे, ओके। अब देखो भाई, ये क्या है, मेरा मूल बिंदु है। गाड़ी यहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये भी जानते हो कॉस x का अधिकतम मान +1 होता है और कॉस x का न्यूनतम मान क्या होता है? -1 होता है। ये तो जानते हो। चाहे साइन की बात करें चाहे कॉस की बात करें, अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर यहां पे कोण चाहिए तो कितना मिलेगा? अगर आप 180 बताते हो तो इसका आधा 90 होता है, तो ये आधा है, तो 90 का मतलब π/2। अब कुछ नहीं करना है, पाई प्लस करो। जैसे इसमें बताया वैसे इसमें π/2 में पाई प्लस कर रहे हैं तो मूल बिंदु से यहां तक की दूरी पता चल जाएगी। तो मूल बिंदु से यहां तक की दूरी चाहिए तो इसमें पाई प्लस कर दो। तो जैसे ही π/2 में पाई प्लस कर रहा हूं 3 π/2 मिलेगा। फिर यहां पर बताना है मूल बिंदु से दूरी, तो इसी में आपको पाई प्लस कर देना है
तो 5 पाई बाई 2 मिलेगा भाई। फिर इसमें पाई प्लस करो तो 7 पाई बाई 2 मिलेगा। फिर पाई प्लस करो, आगे डॉट 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 चलता रहेगा। अब इसके बाद में आपको यहां पे कोण बताना है, तो बता भाई ये 90 ये 90, ऊपर वाला 90 नीचे वाला 90 जोड़ोगे तो 180, ऊपर वाला 90 और ये वाला 90 जोड़ोगे 180, तो यहां से यहां तक की दूरी पाई। अब आपको ये कोण बताना है, तो आप जानते हो इसी में अगर मैं पाई प्लस कर दूं तो मूल बिंदु से यहां तक की दूरी पता चल जाएगी। तो मेरे भाई पाई इसमें प्लस करो 2 पाई, फिर आपको यहां पे आना है, मूल बिंदु से यहां तक की दूरी बताना है। तो इसी में पाई प्लस करो 3 पाई, फिर इसी में पाई प्लस करो, यहां पे आ गए, फिर इसी में पाई प्लस करो तो यहां पे आ गए। ठीक है भाई। अब आपको जैसे यहां पे 3 पॉइंट बताए यहां पर भी बताते हैं। सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब cos 90 का मान बता दो, cos 3 पाई बाई 2 का मान बता दो, cos 5 पाई बाई 2 का मान बता दो, cos 7 पाई अपॉन 2 का मान बता दो। इन सब का मान बताओ जस्ट सामने, इन सब का मान बताओ जस्ट सामने कितना है, 0। ओके, बीच वाली लाइन में x के हर एक मान पर cos का मान 0 आता है। अब ऊपर वाली लाइन देखो, ये सम के लिए है। अगर मैं यहां पे बात करूं 2 पाई 4 पाई, तो ये सम के लिए बता रहा है, तो मैं लिख रहा हूं सम के लिए। 0 सम होता है, 2 पाई सम होता है, 4 पाई सम होता है, फिर 6 पाई 8 पाई, ये सारे के सारे सम हैं। तो बताओ जस्ट सामने, जस्ट सामने बताओ यहां पे क्या दिख रहा है, +1। तो ध्यान रखो cos 0 का मान, cos 2 पाई का मान, cos 4 पाई का मान, cos 6 पाई का मान कितना होता है, 1 होता है। अब सबसे नीचे आते हैं। सबसे नीचे बोल रहा है विषम, सबसे नीचे क्या बोल रहा है, विषम। देख लो भाई 1 3 5 7 ऐसे चलेगा, तो 1 का मतलब पाई, फिर इसके बाद में 1 का मतलब पाई, फिर इसके बाद में भाई 3 पाई, 1 3 5 7 ऐसे चलेगा। तो बताओ इन सब का मान जस्ट सामने, जस्ट सामने बताओ -1, यहां पे लिख दो। क्लियर है, जल्दी बताओ। cos 90 का मान 0, ठीक है, सामने लिखा है, दिख रहा होगा। जल्दी बताओ इन सब का मान। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, अगर आपको डायग्राम से कोण बताना है तो रटना नहीं पड़ेगा। आ गया समझ में? मानव सर का टक्कर देने का कोई टीचर नहीं है। हाँ, बाकी तो सब किताबी ज्ञान देते हैं। मैंने ऐसा पढ़ाया, किताबी ज्ञान नहीं देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं तो अगर ये सब आता है तब इस सवाल में कोई दम नहीं है, 5 नंबर देके जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देके जाएगा ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें। बताओ फटाफट, ये लगा लेना अपने आप। 8G ट्रिक से मैं बताता हूं, 8G ट्रिक से मैं बताता हूं, ये नोट कर लेना। ठीक है भाई, यहां पे 8G ट्रिक से बताता हूं और हर साल सवाल आता है, लगा लेना बेसिक से अपने आप। 8G ट्रिक से देखो कैसे x y z के मान निकालोगे, फटाफट देख लो। देखो ट्रिक से आप आंसर बता सकते हो, लेकिन बेसिक से ही लगाना पेपर में। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले आपको तीनों समीकरण लिखना है। x + y + z बराबर में 8 है, फिर x माइनस का y प्लस का z बराबर में कितना है, मेरा 2 है। इसके बाद में 2x, फिर कितना है, प्लस का y माइनस का z बराबर में 1। ये मेरा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। ये मेरा क्या है, समीकरण नंबर 2 है। फिर लास्ट वाला समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, इन 3 समीकरण को कैसे हल करोगे मैं बताता हूं।
सबसे पहले आपको दो समीकरण लेना है, तीन समीकरण में से दो समीकरण आपको उठाना है, जीरो आपको बनाना है, दो चर कैंसिल हो जाएं। समीकरण 1, 2, 3 में से दो समीकरण आपको पकड़ना है जिसमें दो चर कट जाएं, वही आपको पकड़ना है। अगर दो चर नहीं कट रहे हैं तब आपको एक चर काटना है, लेकिन पकड़ना आपको समीकरण दो है। एक के साथ में 3 पकड़ लो या एक के साथ में 2 पकड़ लो। दो चर आपको देखना है, कट रहे हैं तो काटेंगे, नहीं कट रहे हैं तो एक चर काटेंगे। तो मैंने कहा अगर इनको मैं पकड़ लेता हूं और x और z काट दूं घटाने पर, तो y का मान मिल जाएगा। तो देखो फटाफट, समीकरण 2 में 1 घटाओ, 2 में 1 घटाओ, चाहे 1 में 2 घटाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो x से x कटेगा, z से z कटेगा। तो मैंने क्या बोला है, अगर आप चाहो 1 में से 2 घटाते हो या फिर 2 में से 1 घटाते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, तो ये प्लस का भाई, ये भी प्लस का भाई, 2y आ गया, ठीक है। ये z से z कटा, x से x कटा, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 मिला, तो y का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही दो समीकरण और पकड़ो। जैसे मैंने दो समीकरण पकड़े और दो चर कट गए, तुरंत एक चर का मान मिल गया। ऐसे ही आपको दो समीकरण और पकड़ना है जिसमें दो चर कट जाएं, एक चर का मान आ जाएगा। तो मैंने कहा 1, 2 पकड़ चुके हैं, एक के साथ में 3 पकड़ लो। अगर एक के साथ में 3 पकड़ा तो दो चर कटेंगे, केवल z से z कटेगा, x और y नहीं कटेंगे। तो 1 और 3 में केवल एक चर कटेगा, छोड़ो। अब 2 और 3 पकड़ लो, इसमें देखो दो चर कट जाएंगे, क्योंकि अगर मैं जोड़ दूं z से z कटेगा, y से y कटेगा। तो समीकरण 2 + 3 से z से z कटेगा, y से y कटेगा। कितना मिल गया मेरे को, 3x मिल गया, ठीक है। जोड़ते हैं तो बराबर में 3, तो x का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। x और y का मान समीकरण 1 में रख दो, x और y का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में, तो z का मान निकल के आएगा। देखो 1 और 3 यहाँ पे रखोगे, 4 मिलेगा। तो 8 में से 4 को घटाओगे तो 4 मिलेगा भाई साहब। तो x का मान 1 आया है, y का मान 3 आया है, z का मान 4 आया है। ये 8G ट्रिक है भाई। बता भाई, x का मान 1 आया, y का मान 2 आया, z का मान 3 आया है। वेरिफिकेशन कर लो कैसे आपका गलत है भाई। अगर x का मान 1 आपका आया, x का मान 2 आया और y का मान 2, z का मान 3 आपने निकाला, ठीक है। अगर तीनों को जोड़ दो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। चाहिए मेरे को 8, तो आपका उत्तर गलत है प्रदीप भाई। x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 आपने निकाला, गलत है। क्योंकि सत्यापन अगर करोगे ना, किसी भी एक समीकरण में LHS बराबर RHS निकलना चाहिए। तो 1, 2, 3 यहाँ पे रखो, जोड़ोगे तो 6 मिलेगा, चाहिए 8। तो आपका उत्तर गलत है, ये एकदम करेक्ट है। तो ये 8G ट्रिक है, बेसिक से लगा लेना अपने आप, ठीक है भाई। ओके, अगला सवाल देखो भाई। यदि 3 आव्यूह गुणे में है बराबर एक शून्य आव्यूह x का मान ज्ञात कीजिए। लग जाएगा, जल्दी बताओ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, फिर जो आव्यूह मिलेगा फिर इस आव्यूह के साथ में गुणा करना है, और ये क्या बना देना है, एक शून्य आव्यूह। आव्यूह के अंदर 0, 0 लिख देना है, आव्यूह की समानता की परिभाषा से x का मान आ जाएगा। ओके भाई, अगला सवाल देखो। इस सवाल में बोला है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यह सवाल मैं लगा देता हूं। उसने साफ साफ कहा है कि भाई साहब 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है,
ये आयतन की दर है। किसकी दर है? आयतन की। और नीचे आपको dt लेना है, क्योंकि मात्रक में नीचे सेकंड है। तो कैसे लिखते हो? आयतन की दर, आयतन को b से लिखा जाता है, तो dv अपान में आपको dt लिखना है, क्योंकि नीचे मात्रक सेकंड है, तो इसीलिए नीचे d के साथ में t लिया है। ओके, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब उसने बोला है कि कोर की लंबाई x ले लो, 10 सेंटीमीटर निकालना है। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? दर का मतलब क्या होता है? अवकलन। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ले लो? यस ले लो। तो दर आप जानते हो ऐसे लिखी जाती है, इसका मान निकालना है। बताओ फार्मूला, फटाफट बताओ फार्मूला बताएं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो भाई। आपने कहा जी सर मैं बताता हूं, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो आपने कोर की लंबाई x ली है, तो x स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब इसके बाद अपकलन कर दो, t के सापेक्ष अपकलन करो, तो घात आगे कर लो, 2 छंग 12x, क्योंकि एक घात घटेगी तो 2 में से 1 घटाओगे 1, फिर x का दोबारा कर दो, इतना मिल गया। अब इसके बाद x का मान रखेंगे, dx अपन dt का मान रखेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x का मान 10 है और dx अपन dt का मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ से निकाल लो, क्योंकि आयतन आप जानते हो, आयतन आप जानते हो घन का। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ पे लिखते हैं और यहीं से निकालते हैं। आयतन का फार्मूला बताओ, जल्दी बताओ भाई। घन का आयतन क्या होता है? एक्स क्यू। ठीक है भाई, बराबर में कितना है मेरे को? 9। अब यहाँ पे घातें आगे, एक घात कम कर दो, लेकिन एक्स का दोबारा करना पड़ेगा, इतना आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से dx अपान dt का मान निकाल लो, तो ये कट जाएगा। ओके भाई, 3 तिरका 9, 3/x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? पहले ये बता दो भाई। अब dx अपान dt का मान यहाँ पे रख दो, 12x, dx अपान dt का मान आया है 3/x स्क्वायर, एक घात कट गई, तो ऊपर कितना मिल गया मेरे को? 12 गुणे 3, नीचे x है, x का मान कितना है? 10 है, काटो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, उत्तर मेरा कितना निकल रहा है? 18/5। अब ds अपान dt, इसका मात्रक यहाँ से लिखो। आयतन में क्या होता है? मात्रक का q होता है, लेकिन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो मात्रक का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यही लिखना है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके भाई, फटाफट इसका आंसर यहाँ पे लिखो, इसके बराबर आएगा। ये आपको दिख रहा है ds अपान dt, इसके बराबर ही निकलेगा। ये यहाँ पे रख लो। ठीक है भाई, सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें? ds अपान dt के बराबर लिखें। चलो भाई लिखो। बताओ, क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? देखो, अगर दशमलव में निकालते हो वो भी ठीक है, अगर अंश बटे हर में छोड़ते हो ये भी ठीक है, नंबर नहीं कटेगा, एक भी पूरे नंबर मिलेंगे। अगला सवाल देखो भाई फटाफट। यहाँ पे क्या बोला है? अवकल समीकरण का व्यापक हल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 के साइड में देख लेना, 2023 के साइड में देख लेना, मिल जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मैंने सिखाया है आपको अवकल समीकरण। देखो यहाँ पे चरों को पृथक करने की विधि नहीं लगेगी, क्योंकि बीच में प्लस है और इसमें x और y का पद है, तो ब्रेक नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो यहाँ से x का पद और y के पद को, तो चरों को पृथक करने की विधि नहीं लगेगी। चरों को पृथक करने की विधि तभी लगती है जब x और y का पद गुणे में हो, तभी आप x का पद dx को दे सकते हो और y का पद dy को दे सकते हो। ठीक है भाई, चरों को पृथक करने की विधि नहीं लगेगी मेरे भाई,
समघाती अवकल समीकरण में क्या होता है, हर एक पद में समान घात होना चाहिए। यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 2 है, तो छोटी बड़ी घात दिख रही है। यहाँ पे एक जैसी घात है, लेकिन यहाँ पे 2 मिल गए, तो छोटी बड़ी घात है तो समघातीय नहीं लगेगी। फिर रैखिक अवकल समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे चर x में बनेगा तो 2 जगह x होना चाहिए, तो d के पास में x है और एक यहाँ पे x है, तो 2x दिख रहे हैं। चर x में ये रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, अगर चर y में चेक करना चाहते हो तो d के पास में देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 3 जगह y दिख रही है। अगर 3 जगह y दिख रही है तो चर y में ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि अगर रैखिक अवकल समीकरण चर x में है या फिर चर y में, तो 2 जगह आपको x अगर मिलता है तो चर x में रैखिक अवकल समीकरण है, अगर 2 जगह आपको y मिलता है तो चर y में रैखिक अवकल समीकरण। तो यहाँ पे y मेरे को 3 जगह दिखा, 1 2 3, तो चर y में ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं है, चर x में है, क्योंकि x मेरे को 2 दिख रहा है। आराम से कर सकते हो भाई। चर x में रैखिक अवकल समीकरण है। अब आराम से आप क्या करोगे, इसको लगाओगे। रिपीटेड है भाई, रिपीटेड है। ओके, आगे देखो। इस सवाल में कोई दम नहीं है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए P4 लगेगा, और इसका आंसर कैसे निकलता है, लिमिट का आधा करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 0 फिक्स है, 0 क्या है, फिक्स है, तो कुछ नहीं करना होता, लिमिट का आधा कर दो तो इसका उत्तर पता चल जाएगा। अब आधे का आधा क्या होता है, 1/4 होता है। हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई। ये क्वेश्चन मैंने लगाया है 2023 के सेट में। हो जाएगा, P4 लगा देना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये। आठ नंबर का क्वेश्चन है। सारे सारे स्टूडेंट बताएं, हो जाएगा, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। SSR जल्दी बताओ, ये हो जाएगा। रेहाना जी ने कहा हो जाएगा, रितिका जी ने कहा है हो जाएगा। BVI डाल दो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसको जरूर आपको तैयार करना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रोहित कह रहे हैं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला सेम है। ये जो P4 मैंने बताया, इसमें P4 से आपको सवाल लगाना है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, ये भी सवाल है रिपीटेड, ये भी आपको P4 लगाना है, लिमिट का आधा करना है। सवाल को P4 से आपको लगाना है, लिमिट का आधा करना है। मतलब यहाँ पे अगर A है आपका, यहाँ पे A है, ठीक है, तो उत्तर कितना आएगा, A/2। लेकिन यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है 0, ये फिक्स होना चाहिए, नीचे वाली लिमिट फिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये अनसॉल्व्ड जो है कंप्लीट हुआ, 2022 का तीसरा सेट कंप्लीट हुआ। कल वाली क्लास में अगला सेट पढ़ाऊंगा भाई। 6:30 बजे क्लास मेरी स्टार्ट होती है। सारे स्टूडेंट 6:30 बजे मेरी क्लास लें और प्रैक्टिस अच्छी करें, जिससे गणित में 100 में 100 नंबर आ जाएं। और 9 बजे वाली क्लास में 13.2 मैं पढ़ा रहा हूँ प्रायिकता।
उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। बेज पिरमे तक आपको पढ़नी है, बाकी बाद में जो भी प्रश्नावली हैं रेड्यूस हैं। बेज पिरमे तक आपको प्रायिकता तैयार करनी है। ठीक है भाई, मिलता हूं कल। सारे के सारे विद्यार्थी अब जो है कल क्लास मेरी लें, 6:30 बजे से स्टार्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।